हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोगों का टॉपिक है रेलवे समान अध्ययन से कृषि एवं पशुपालन। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जनगणना 2011 के अनुसार कितना प्रतिशत आबादी जो है कृषि पर निर्भर है? तो ये 55% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। कृषि किसका विषय है? तो यह 7वीं अनुसूची का अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो पंजाब राव थे। पंजाब राव देशमुख कौन थे? तो पहले कृषि मंत्री थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये था गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कौन था? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ पे थी पहला कृषि विश्वविद्यालय? तो पंतनगर उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुदुचेरी में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये 1974 में पुदुचेरी, जो कि जिसका पुराना नाम पांडिचेरी था, वहाँ हुआ था। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। भारत का प्रथम कौन था कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में बिहार के पूसा में हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। इसका मूल रूप से कब स्थापना हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये 1905 में बिहार के पूसा में हुआ था। और ये कौन सी संस्थान थी? तो ये थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक जो बुक है उसको किसने लिखी है? तो एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता कौन थे? तो ये थे नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जन्मदाता कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि अमेरिकी निवासी थे। अमेरिका के नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के जन्मदाता थे। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 ईस्वी में हुई थी। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। और पूरे विश्व में किसको माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति का देश कौन सा है? जनक देश है फिलीपींस। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई थी। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आई थी? तो ये आई थी पंजाब में। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति कहाँ आई थी? तो ये आई थी पंजाब में। जिसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो ये गेहूं पे पड़ा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? तो गेहूं पे पड़ा था और सबसे पहले पंजाब में आई थी। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। गेहूं के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस।
तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। वार्षिक वर्षा कितना चाहिए होता है? तो ये 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है? तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम है। गेहूं उत्पादन में कौन प्रथम है? तो ये है चीन, तथा भारत का स्थान दूसरा है। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। वहीं चीन जो है देश में प्रथम स्थान रखता है गेहूं के उत्पादन में। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एक्टिवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम कौन सा है? तो ट्रिटिकम एक्टिवम है। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। सोना, कल्याण, अर्जुन किसकी किस्में हैं? तो ये सब गेहूं की किस्में हैं। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं में कितनी गुणसूत्र होती है? तो इसमें 42 गुणसूत्र होती है। वहीं चावल में 24 गुणसूत्र की संख्या होती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है। चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रामिनी कुल का है। चावल किस कुल का है? तो ग्रामिनी कुल का है। गेहूं का भी पौधा किस कुल का होता है? तो ये भी ग्रामिनी कुल का ही होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5% विद्यमान होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होता है? तो ये 76% होता है, तथा प्रोटीन 6 से 7% होती है। वहीं वसा 2.5% विद्यमान होती है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना जरूरी होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। चावल की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। वार्षिक वर्षा कितना जरूरी होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चावल को ज़्यादा धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये B1 नष्ट हो जाता है। B1 को थायमिन भी कहते हैं। B1 का नाम क्या है? तो विटामिन B1 है, थायमिन के नाम से जाना जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होती है। धान का खैरा रोग किसके कमी से होता है? तो ये जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना, मधु धान की प्रजाति है। जया, पद्मा, सोना और मधु धान की प्रजाति है। धान की प्रजाति कौन कौन सी है? तो जया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजाति है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो IR8 है। ये कैसा है? तो ये धान की बौनी किस्म है। IR8 क्या है? तो धान की बौनी किस्म है। धान की खेती प्रति बुआई द्वारा होती है। धान की खेती कैसे होती है? तो प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। धान की खेती कैसे की जाती है? तो इसे प्रतिरोपित किया जाता है। पहले बीज गिराया जाता है, फिर उसको निकाल के फिर दूसरे जगह उसको प्रतिरोपित किया जाता है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पूसा 444 किसकी प्रजाति है? तो ये बाजरा की एक प्रजाति है। पंत जी 114 चना की एक प्रजाति है। पंत जी 114 किसकी प्रजाति है? तो ये चना की प्रजाति है। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। तंबाकू का विषैला तत्व कौन सा होता है? तो ये निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा होता है? तो निकोटीन होता है। दलहनी फसलें जैसे कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को कौन क्या कहा जाता है? तो सोया प्रदेश भी कहा जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। दलहनी पौधे की जड़ों में क्या होता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर को कहा जाता है। दलहनों का राजा कौन होता है? तो चना होता है, तथा रानी मटर को कहा जाता है।
पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को कैसे ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसका बोने को प्राथमिकता दिया जाता है? तो चना को। अगर हम चना को बो देते हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है। आम का वानस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? तो ये बागवानी है। बागवानी को क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से, वहीं ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये साग सब्जियों के उत्पादन से है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वनों और जंगलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। वृक्षों और वनस्पतियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष संवर्धन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने का कारण क्या है? तो इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। फल क्यों मीठे होते हैं? इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। और फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसे पोमोलॉजी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फ्लोरीकल्चर कहते हैं। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? तो ये टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? तो टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। कल्याण किसकी किस्म है? तो ये पत्ता गोभी की किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। ब्लास्ट रोग किस में होता है? तो ये धान में होता है। ब्लास्ट रोग किस में होता है? तो धान में। हरित बाली रोग बाजरा में होता है। वहीं अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो यह है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो ये दूध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति भी दूध उत्पादन से ही है। और इसकी शुरुआत कब किया गया था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत और किसने किया था ये ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुजरात के आणंद में। डेयरी विकास बोर्ड के मुख्यालय कहाँ है? तो ये है गुजरात के आणंद में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर से नापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो ये लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध में वसा मापन हेतु गड़बड़ विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध में वसा नापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये गड़बड़ विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 6.4 से 6.6 तक होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर ने की थी। दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर ने की थी।
पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो ये 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। दूध का रंग सफ़ेद केसीन के कारण तथा दूध का या घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो केसीन के कारण। केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है तथा ये जो पीला रंग होता है, हल्का पीला दूध तथा घी का, वो उसमें कैरोटीन होता है। कैरोटीन के कारण पीला कलर होता है दूध का। दूध में मीठापन लैक्टोजन के कारण होता है। दूध में मीठापन क्यों होता है, तो लैक्टोजन के कारण दूध में मीठापन होता है। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये फर्स्ट स्थान रखता है भारत दूध उत्पादन में। दूध से दही बनने किस बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूध से दही किसके कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है जो नींद को नहीं आने देता है तथा जो थकान, माफ़ कीजिएगा, चाय में जो थीन पाया जाता है वो थकान दूर करता है। वहीं कॉफ़ी में जो कैफीन पाया जाता है वो नींद को दूर करता है। अरेबिका एंड रोबास्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। अरेबिका एंड रोबास्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। चाय बोर्ड कोलकाता में, वहीं कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। चाय बोर्ड कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड कोट्टायम में है। रबड़ बोर्ड कहाँ है, तो ये कोट्टायम में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, तो ये गुंटूर में है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है हरे शैवाल के कारण। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो ये वन संरक्षण आंदोलन है। चिपको आंदोलन किस तरह का ये है आंदोलन है, तो ये वन संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिला से 1973 में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। रेशम की कीड़ों को कोकून कहा जाता है। रेशम की कीड़ा को क्या कहा जाता है, तो इसे कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। रेशम का कीड़ा जो होता है कोकून, वो किसकी भोजन करता है, किसका, तो ये शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। कपास तथा जूट कैसे फसलें हैं, तो ये रेशेदार फसल हैं। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को कौन सा फाइबर कहा जाता है, तो इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। और देश कौन सा है, तो ये है बांग्लादेश। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि नकदी फसलें हैं। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि किस तरह की फसलें हैं, तो ये सब नकदी फसलें हैं। ये तुरंत मतलब पैसे में कन्वर्ट हो जाने वाली फसलें हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू क्या है, तो एक प्रकार का तना है। आलू क्या है, तो ये तना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू का संबंध किससे है, तो ये सोलेनेसी कुल से है। आलू का संबंध किससे है, तो सोलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई थी। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, दक्षिण अमेरिका में हुई थी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नारियल रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। नारियल जो एक रेशेदार फल है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, कोकस न्यूसीफेरा। नारियल का क्या नाम है, तो कोकस न्यूसीफेरा। पौधों की वृद्धि के लिए 6 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। माफ़ कीजिएगा, 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्टेजेनोमीटर तथा कैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए
जेनोमीटर तथा कैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि है कुनैन। मलेरिया के रोकथाम के लिए कौन सी कारगर औषधि है? तो कुनैन। और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। और कुनैन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? तो पौधों के छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? तो पौधों की छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। हल्दी तथा जूट किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये तना से प्राप्त किया जाता है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पौधों के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। कपास के रेशे पौधों के फल से प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? तो ये कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? कपास से। वहीं गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम क्या है? एक फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। कितना परसेंट? 46% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। ये सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। वहीं पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम उद्योग से संबंधित है। तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र। एशियाई सब्जी अनुसंधान कहाँ है? तो ताइवान में। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ताइवान में। जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। मनीला फिलीपींस में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो कटक ओडिशा में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक ओडिशा में है। तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में है। भारत में सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुओं और नलकूपों से होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है कुओं और नलकूपों से होती है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो ये मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप किससे संबंधित रोग है? तो ये है केला से। बंची टॉप किससे संबंधित है? केला से संबंधित है। टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर लाइकोपीन के कारण कैसा होता है? तो ये लाल होता है। अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। अल्फांसो और आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है। आम्रपाली किसका किसका संकरण है? तो ये दशहरी और नीलम का संकरण है, यानी कि हाइब्रिड है। ट्रिटिकेल गेहूं राई तथा पोमेटो टोमटेंटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ट्रिटिकेल गेहूं राई का तथा पोमेटो जिसे हम टॉम टैटो भी कहते हैं, आलू टमाटर का संकरण है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। ट्रिटिकेल क्या है? गेहूं राई का क्रॉस है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में हुई है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। कपास का संकर बीज यानी कि क्रॉस कौन तैयार किया था? तो ये भारत ने ही तैयार किया था। गन्ना का लाल सड़न रोग यानी कि रेड रॉट, गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रॉट फफूंदी के कारण होता है। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? रेड रॉट फफूंदी के कारण होता है। जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मटर का मार्स रोग किससे कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण होता है।
नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी से के कारण होता है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ किसके कमी के कारण होता है? तो कॉपर की जब कमी हो जाती है तो नींबू में डाइबैक और लिटिल लीफ रोग हो जाता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता यानी जिंक की कमी के कारण आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग हो जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुई थी। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1978 में। और किस राज्य में हुई थी? तो ये राजस्थान राज्य में हुई थी। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत, ये बहुत ही गरीबों के लिए चलाया गया कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1985 को शुरू की गई थी। सबसे पुराना फल खजूर है। सबसे पुराना फल कौन सा है? तो ये है खजूर। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। बैर को किसका मेवा कहते हैं? तो गरीबों का मेवा बैर को कहते हैं। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, वहीं लीची को फलों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयॉन क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो नामकुम रांची में स्थित है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से रिलेटेड है। लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? तो मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? तो शिमला में है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। वहीं बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। बगीचों का शहर कौन सा है? तो कपूरथला। कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता है। तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। पंजाब क्या कहलाता है? तो भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत के गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी कौन सा राज्य है? तो हरियाणा है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। अंगूर का बगीचा कौन है? तो नासिक है। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र कौन सा है? तो ब्राजील को कहा जाता है।
लौंग का द्वीप जंजीबार द्वीप को कहा जाता है। लौंग का द्वीप कौन सा है? तो जंजीबार द्वीप है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र क्या कहलाता है? भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहक कहलाता है। केचुआ किसको क्या कहा जाता है? तो किसान का मित्र कहा जाता है तथा प्रकृति का हलवाहक कहा जाता है। फसल मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र की पद्धति अपनाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस पद्धति का? तो फसल चक्र। मिट्टी में मिट्टी उपजाऊ बनी रहे इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। पौधों जो पत्तियां होती है उस पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहा जाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। बिना बीज के जो फल विकसित होते हैं उसे क्या कहलाता है? तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्षों को मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। वृक्षों के मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फल को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। मैंग्रोव वन क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। थैलोफाइटा क्या है? वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसेटिव है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कंप्रेसेटिव है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। और इसके किस समिति के आधार पर इसका स्थापना किया गया था? तो शिवरामन समिति के संबंध किससे है? तो इसका संबंध नाबार्ड से है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और किस कमेटी के सिफारिश पे हुआ था? तो शिवरामन कमेटी के सिफारिश पे हुआ था। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो जल प्रबंधन से है, संबंधित है हरियाली योजना। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। वरुणा योजना किससे संबंधित है? तो कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? तो किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में है। वन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का है तो उत्तर प्रदेश के बरेली में। और उस जगह का नाम क्या है? तो इज्जत नगर। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में प्रारंभ हुआ था। कृत्रिम गर्भाधान कब शुरू हुआ था? तो 1942 में प्रारंभ हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो इज्जत नगर बरेली में शुरू हुआ था। इज्जत नगर बरेली में पहली बार क्या हुआ था? तो कृत्रिम रूप से गर्भाधान शुरू किया गया था। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव में रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को कहाँ रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है।
सर्वाधिक वसा किसके दूध में होता है? तो रेंडियर के दूध में सर्वाधिक वसा होता है। रेंडियर के दूध में क्या होता है? सर्वाधिक वसा किसके दूध में होता है? तो रेंडियर के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 फरवरी 1991 को। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है हिसार हरियाणा में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जमुनापारी। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो यह है जमुनापारी। जमुनापारी जो है सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जमुनापारी तथा भैंस है मुर्रा। सबसे ज़्यादा कौन भैंस दूध देता है? तो मुर्रा भैंस की प्रजाति जो है सबसे ज़्यादा दूध देती है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। बुबेलस बुबेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2 होती है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2 होती है। मेहसाना सुरती जाफराबादी भैंस की नस्लें है। मेहसाना सुरती जाफराबादी किसकी नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल है। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है। और बकरी को क्या कहा जाता है? गरीबों की गाय। गरीबों की गाय कौन होती है? तो बकरी होती है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। गरीब की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैम्प्रा हिरकस है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैम्प्रा हिरकस है। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की है। सानेन नस्ल कहाँ की है? तो यह है स्विट्जरलैंड की बकरी की नस्ल है। सानेन नस्ल बकरी की नस्ल है और कहाँ की है? ये तो स्विट्जरलैंड की है। विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। बकरी को क्या कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नम्बियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन जो बकरी है उसे जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस इंडिकस है। गाय की सबसे अच्छी नस्ल जो होती है वो कांकरेज होती है। गाय की सबसे अच्छी कौन सी नस्ल है? तो कांकरेज। कांकरेज किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशुपालन दिवस कितना को मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो ये बकरी से प्राप्त होती है। देश भर में गाय की 32, भैंस की 7 नस्लें हैं। देश भर में गाय की कितने नस्लें हैं? तो 32 नस्लें हैं। वहीं भैंस की 7 नस्लें हैं। जबकि बकरी की 21 नस्लें पाई जाती हैं। देश में गाय की 32 नस्लें पाई जाती हैं, भैंस की 7 नस्लें पाई जाती हैं और बकरी की 21 नस्लें पाई जाती हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो डैम कहा जाता है। भैंस की गर्भावधि 310 दिन की होती है। भैंस कितने दिन के लिए गर्भ धारण करती है? तो 310 दिन के लिए गर्भ धारण करती है। वहीं बकरी का गर्भावधि 150 दिन का होता है। बकरी की गर्भावधि कितने दिन का होता है? तो 150 दिन का होता है। और ऊँट का गर्भावधि 365 से 400 दिन का होता है। ऊँट कितने दिन तक गर्भ धारण की रहती है? तो 365 दिन से 400 दिन का होता है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? गाय तथा भैंसों में होती है। रानीखेत मुर्गियों की एक वायरस न्यूकैसल रोग विषाणु जनित रोग है। रानीखेत किससे रिलेटेड है? रानीखेत रोग किससे रिलेटेड है? तो ये मुर्गी से रिलेटेड है और ये एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो रानीखेत। और किससे रिलेटेड है? तो ये मुर्गियों में होता है। और ये कौन सा वायरस है? तो ये वायरस का नाम है न्यूकैसल रोग। न्यूकैसल वायरस से रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलम डोमेस्टिकम है। गैलम डोमेस्टिकस मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। मुर्गी का अंडे का औसत भार
55 ग्राम का होता है। अंडे का औसत भार कितने ग्राम का होता है? तो 55 ग्राम का होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना होता है? तो ये 12% होता है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। सारंग किसकी नस्ल है? तो ये मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है। मधुमक्खी के वो जो शहद होता है उसमें कितना होता है शर्करा? तो 78% शर्करा होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओवियम एरीज होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओवियस एरीज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है। भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 150 दिन का होता है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डॉली भेड़ है। जो सबसे पहले किसका ये क्लोन बना था? वो फर्स्ट मैमल कौन थी जिसका क्लोन बना था? तो ये थी भेड़। और इसका नाम क्या रखा गया था? तो डॉली। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो भेड़ है। मेरिनो किसकी प्रजाति है? तो ये भेड़ की प्रजाति है और ये सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करती है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलरिस है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलरिस है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 78 होती है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चेवन या मटन कहलाता है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन या मटन कहते हैं। गाय का मांस बीफ कहलाता है। गाय के मांस को क्या कहते हैं? तो इसे बीफ कहते हैं। हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। हिरन का मांस क्या कहलाता है? तो वेनिसन कहलाता है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो ये पोर्क कहलाता है। टोमवर्थ बर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। टोमवर्थ और बर्कशायर किसकी नस्ल है? तो ये सुअर की नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को बॉयलर्स कहा जाता है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? तो ये बॉयलर्स कहलाते हैं। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्ल है। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्ल है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव जो होता है खीस कहलाता है। मादा में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद जो फर्स्ट दूध का सेक्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो खीस कहलाता है। मोती पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। मोती किससे निकाला जाता है? तो पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। अमरबेल कस्कुटा अमरबेल या कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी है। पूर्ण तना परजीवी है। अमरबेल क्या है? तो ये पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। जीव जातियों का नामकरण तथा वर्गीकरण क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरन का होता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख किसका होता है? तो हिरन का होता है। और जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का होता है। सबसे बड़ा आंख किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का होता है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मच्छरों के समूह को क्या कहते हैं? तो स्वार्म कहते हैं। मच्छरों के समूह को क्या कहते हैं? तो स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्विथोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्विथोलॉजी। इक्विथोलॉजी क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन। तितलियों का अध्ययन को लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। लैपिडेटेरियोलॉजी किसे कहलाता है? ये होता है तितलियों का अध्ययन। मछलियाँ पिसीज वर्ग में आती है। मछलियाँ किस वर्ग में आती है? तो ये पिसीज वर्ग में आती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा होती है। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है गलफड़ों द्वारा। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग किसके कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एरेनियोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा संघ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडा का बाहरी खोल किसका बना होता है?
तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अब अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।